आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे भू उपग्रह। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे अर्थ सैटेलाइट्स। तो जाहिर सी बात है कि भू का मतलब भूमि जमीन, तो तारा अगर देखा जाए कि तारा या स्टार किसे कहते हैं, तो जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं उनको हम तारा कहते हैं। और उस तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो बड़े पिंड हैं उनको हम ग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र है, शनि है, जो हमने ग्रहों के नाम दिए हैं उनके आधार पे बात करें तो। और छोटे जो हैं उनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और इन ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह या सैटेलाइट बोलते हैं। तो ग्रह को प्लैनेट और उपग्रह को सैटेलाइट बोलेंगे। अब पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? भू उपग्रह, क्योंकि भूमि यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा। जैसे चंद्रमा हमारा पृथ्वी का एक भू उपग्रह है जो प्राकृतिक है, और कुछ हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी से छोड़ते हैं, उनको कृत्रिम भू उपग्रह बोलते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि भू उपग्रह वो पिंड है जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। इनकी गतियां ग्रहों की सूर्य के परितः गतियों से बहुत समान होती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार ये भू उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अतः केपलर के ग्रही गति नियम इन पर भी समान रूप से लागू होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो इन पर भी केपलर के नियम लागू होते हैं। विशेष बात यह है कि इन उपग्रहों की पृथ्वी के परितः कक्षाएं वृत्ताकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार है, यानी सर्कुलर है या फिर इलिप्टिकल है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षा है और लगभग 27.3 दिन का परिक्रमण काल है, जो चंद्रमा के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के लगभग समान है। तो हमारी पृथ्वी का एक ही कृत्रिम प्राकृतिक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा वृत्ताकार, लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और एक पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। और जो पृथ्वी के चक्कर लगाने में समय लगता है वही चंद्रमा का अपनी अक्ष में घूर्णन में भी लगता है, लगभग वही टाइम लगता है। कह रहा है वर्ष 1957 के पश्चात विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में उन्नति के फलस्वरूप भारत सहित कई देश दूर संचार, भू भौतिकी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यावहारिक उपयोगों के लिए मानव निर्मित भू उपग्रहों को कक्षाओं में प्रमोचित करने योग्य बन गए हैं। तो 1957 के बाद विज्ञान का विकास हुआ, और विज्ञान के विकास के कारण कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसके कारण मनुष्य ने उपग्रह बनाए और उनको जो है पृथ्वी के चारों ओर भेजा। जियोफिजिक्स एंड मेटियोरोलॉजी ये सब हैं। टेलीकम्युनिकेशन मतलब कि जो दूर संचार की प्रक्रियाएं हैं, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो तरंगे कैसे हमारे पास तक आती हैं और हम बात कर पाते हैं। तो यही भू भौतिकी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोगों के लिए मानव निर्मित भू उपग्रहों को कक्षाओं में प्रमोचित करने योग्य बन गए मनुष्य। और भारत मतलब पृथ्वी के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी ऐसी स्थिति पैदा हुई कि ये भी भू उपग्रह प्रक्षेप करने में सक्षम हुआ।
कह रहा है अब हम पृथ्वी के केंद्र से आर प्लस एच दूरी पर स्थित वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह पर विचार करेंगे। तो पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई का है या पृथ्वी के केंद्र से आर प्लस एच ऊंचाई का है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या जुड़ेगी अगर हम केंद्र से माप करेंगे। तो कह रहा है यहाँ आर पृथ्वी की त्रिज्या है, यदि उपग्रह का द्रव्यमान m तथा v इसकी चाल है तो इस कक्षा के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल हमें पता है अब बराबर mv²/r होता है, और r की जगह केंद्र से अगर मापन करेंगे पृथ्वी के केंद्र बिंदु से तो r प्लस एच दूरी होगी। तो इसीलिए अभिकेंद्र बल mv²/r प्लस एच हो गया। यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स क्यों लिया गया? इसलिए क्योंकि कोई भी वस्तु जब किसी के चारों ओर घूमती है तो जाहिर सी बात उसके घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल क्रिएट होता है, तभी वो चारों ओर घूम सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर अभिकेंद्र बल लिया गया है, क्योंकि भू उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तथा यह बल कक्षा के केंद्र की ओर निर्दिष्ट है। जाहिर सी बात है कि जो कक्षा है जिस सर्किल पे घूम रहा है उसका केंद्र बिंदु पृथ्वी का केंद्र है, तो उस दिशा में ये कक्षा हमारी मतलब केंद्र बिंदु की ओर ये बल लगेगा। जाहिर सी बात है केंद्र बिंदु की ओर लगेगा तभी किसी कक्षा में कोई गति संभव है, नहीं तो कहीं सीधी रेखा में वो पिंड चला जाएगा। अब देखें, अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका मान, अब जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई पिंड घूम रहा है और पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के नहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी से खींचती है, तो वही खिंचाव यहाँ अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है, जिसके कारण वह उस कक्षा को छोड़ के नहीं जा पा रहा। तो जाहिर सी बात है कि जो अभिकेंद्र बल है यही गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G_m/r² होता था। तो यहाँ पर जो है जो दूरी है वो r प्लस एच है, तो r प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया गया। यहाँ यमी पृथ्वी का द्रव्यमान है, ई का मतलब अर्थ मतलब पृथ्वी। समीकरणों 7.33 तथा 7.34 के दक्षिण पक्षों को समीकृत तथा यम का निरसन करने पर हमें प्राप्त होगा। तो यम आपस में कट जाएंगे और इसको अगर इसके हम बराबर कर दें तो हमें v² G_me/r प्लस एच प्राप्त हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे दोनों को बराबर करके। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार एच के बढ़ने पर v घटता है। जाहिर सी बात है कि नीचे का भाग अगर हम बढ़ाएंगे तो उत्तर हमारा भाग देने पे कम आएगा, नीचे जितना बढ़ेगा उतना कम आएगा, ऊपर जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा आएगा। तो नीचे का मान अगर हम बढ़ा दें तो चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या तो हम बढ़ा नहीं सकते, ऊंचाई बढ़ा सकते हैं भू उपग्रह की, तो एच अगर हम बढ़ाएंगे तो ये मान कम आएगा। ये मान कम आने का मतलब v² की वैल्यू कम आएगी। तो वही कह रहा है v² की वैल्यू कम आएगी तो मतलब v की वैल्यू कम आएगी। तो इस प्रकार h के बढ़ने पर v घटता है। समीकरण 7.35 के अनुसार जब h बराबर 0 है तो उपग्रह की चाल v है। अब यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है पूरा 0 नहीं होगा, ये r के साथ प्लस में है। तो कह रहा है जो भी वैल्यू आएगी h बराबर 0 रखने पर तो वो v की वैल्यू होगी, v आएगा मतलब। तो उपग्रह की चाल क्या होगी, v² h बराबर अगर 0 रख दें तो G_me/r हो जाएगा, ये G_me/r। और हमने ऊपर पढ़ा था कि स्मॉल g कैपिटल G_me/r²। तो अगर ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि g बराबर G_me/r²। तो ये G_me की जगह ये इधर आ जाएगा तो G_r² हो जाएगा, r से r कटेगा तो G_r बचेगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ हमने संबंध स्मॉल g कैपिटल G_me/r² का उपयोग किया है। तो ये इधर आ जाएगा तो इसकी जगह ये G_r² रखेंगे, r कटेगा तो G_r बचेगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में उपग्रह 2πr प्लस h दूरी चाल v से तय करता है।
जाहिर सी बात है कि कोई भी भू उपग्रह या कोई भी ग्रह मान लीजिए किसी वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है तो यहाँ पर इसकी परिधि 2πr होती है, सरकमफ्रेंस। अब r की जगह re प्लस एच है तो ये परिधि कितना दूरी तय करेगा, 2πre प्लस एच। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में उपग्रह 2πre प्लस एच दूरी चाल v से तय करता है। चाल यही है, अगर h 0 हो तो 2πre प्लस एच दूरी चाल v से तय करेगा यहाँ पर, क्योंकि यही परिधि है। अतः इसका आवर्तकाल t कितना होगा, तो अगर हम आवर्तकाल की बात करें तो t बराबर 2πre प्लस एच अपान v हो जाएगा। v इक्वल टू r ओमेगा होता है, जहाँ पर ओमेगा हमारी कोणीय चाल है, तो v बराबर r इंटू ओमेगा बराबर 2π बाई t होता है। तो t बराबर 2π r अपान, ये v इधर आ जाएगा नीचे, और t बराबर 2π r की जगह re प्लस एच हमने माना है तो re प्लस एच हो जाएगा अपान v हो जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ पर रखी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यू रखी हमने। अब फिर यहाँ पर देखिए 2πre प्लस एच की पावर 3/2 अपान अंडर रूट GME हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से v स्क्वायर बराबर GME अपान RE है तो v बराबर अंडर रूट GME अपान RE हो जाएगा। तो ये v की जगह अंडर रूट GME अपान RE रखेंगे तो नीचे अंडर रूट GME बचेगा, ऊपर अंडर रूट RE हो जाएगा। तो ये पूरा मिला के 2πre प्लस एच की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। तो अब कह रहा है कि यहाँ हमने समीकरण 7.35 ये वाले से v का मान प्रतिस्थापित किया है, इससे रख दिया है इसने। इससे भी रख सकते हैं आप अंडर रूट करके, लेकिन चूंकि यहाँ h बराबर 0 है तो यहाँ पर इससे लिया है, क्योंकि re प्लस एच यहाँ भी है, re प्लस एच यहाँ भी है। तो इस वाली वैल्यू को v स्क्वायर बराबर इतना है तो v बराबर अंडर रूट GME अपान RE प्लस एच होगा। तो यहाँ पर उठा के v की जगह रखा है, सॉल्व किया है तो ये स्थिति बन गई है। समीकरण 7.37 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा। अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो टी स्क्वायर इक्वल टू के RE प्लस एच की पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर k 4π स्क्वायर अपान GME के जगह पर रखा है जो यहाँ पर है। तो इस पूरे की जगह 4π स्क्वायर और GME आ जाएगा अपान में, तो उसकी जगह इसने k रख दिया है ताकि हमें जो है समझने में आसानी रहे। अब कह रहा है कि और यही केपलर का आवर्तकाल का नियम है जिसका अनुप्रयोग पृथ्वी के प्रत्येक उपग्रहों की गतियों के लिए किया जाता है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था केपलर का आवर्तकाल का नियम, वही संबंध यहाँ पर आ गया। इसका मतलब भू उपग्रह जो हैं उन पर भी केपलर के नियम लागू हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि उन भू उपग्रहों के लिए जो पृथ्वी के पृष्ठ के अति निकट होते हैं, h के मान को पृथ्वी की त्रिज्या RE की तुलना में समीकरण 7.38 में नगण्य मान लेते हैं। तो चूंकि पृथ्वी के ज्यादा करीब हो जाते हैं, तो चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा है और वो करीब है तो h बहुत कम होगा, तो h को हम लगभग नगण्य मान लेते हैं, यानी 0 मान लेते हैं। तो अगर हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से भू उपग्रहों के लिए t0 होता है। तो भू उपग्रह के लिए चूंकि h की वैल्यू बहुत कम होती है तो इतने बड़े लफड़े में न पड़ के हम सीधा t0 बराबर 2π अंडर रूट RE अपान G ये फार्मूला लगा करके भू उपग्रह के लिए आवर्तकाल निकाल लेते हैं। और ओरिजिनल फार्मूले से इसको लगाने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम होती है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में।
अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि हम समीकरण 7.39 में जी तथा आर के आंकिक मानों जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2 तथा आर बराबर 6400 किलोमीटर को प्रतिस्थापित करें तो हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करके देखा जा रहा है। तो यहाँ पर t0 बराबर 2 पाई अंडर रूट 6.4 इंटू 10⁻6 अपान 9.8 सेकेंड, जो लगभग 85 मिनट के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा भू उपग्रह जो कि पृथ्वी के समीप है, उसको पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 85 मिनट के आसपास का समय लगेगा। ये बात निकल के सामने आई। तो इस प्रकार से हमने भू उपग्रह के आवर्तकाल को निकालने के बारे में समझा। t0 बराबर 2 पाई अंडर रूट आर अपान जी। अब देखिए ये उत्तर 7.5 प्रश्न होना चाहिए था। हाँ, एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण होना चाहिए, उत्तर लिख गया है गलती से, उदाहरण होना चाहिए। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 7.5 एग्जाम्पल में मंगल ग्रह के फोबोस तथा डेल्मोस नामक 2 चंद्रमा हैं। यदि फोबोस का आवर्तकाल 7 घंटे 39 मिनट तथा कक्षीय त्रिज्या 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है, तो मंगल का द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो मंगल के द्रव्यमान की बात करेंगे, आवर्तकाल दे दिया है और कक्षीय त्रिज्या दे दिया है। तो पहले वाले को ही देखते हैं, फिर आगे करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर समीकरण 7.38 का उपयोग पृथ्वी के द्रव्यमान m को मंगल के द्रव्यमान mm में से प्रतिस्थापित करते हैं। तो 7.38 जो हमारा ये समीकरण प्राप्त हुआ है, ये वाला, तो k की जगह 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम ही रखेंगे और आर प्लस एच का होल क्यूब रखेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान की जगह हम मंगल ग्रह का द्रव्यमान रखेंगे, बस इतना अंतर करेंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा दिया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम एम आर क्यूब। तो इस प्रकार से हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम ई की जगह एम एम हो जाएगा मंगल ग्रह के लिए, और आर क्यूब हो जाएगा। पृथ्वी के लिए आर ही था, यहाँ आर एम भी लिख सकते हैं। तो अब हमें द्रव्यमान की बात करना है, तो एम एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपान जी आर क्यूब अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। सारी वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर इंटू आर की जगह 9.4 का क्यूब इंटू 10⁻18, ये क्वेश्चन में दिया है, अपान जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, ये यूनिवर्सल है। ब्रह्मांड में कहीं भी हम जी की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे। इंटू टी की वैल्यू रखना है तो 459 गुणे 60 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 7 घंटे 39 मिनट है। तो इन सब को हमने 60 का इसके साथ गुणा करके, इसको भी पहले मिनट बदला है 60 का गुणा करके, और पूरे को जो है चेंज किया है सेकंड में। तो ये पहले 7 में 60 का गुणा करेंगे प्लस 39 जोड़ देंगे तो मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 का गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। तो वही किया है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर किया। इसको सॉल्व किया तो आ गया 6.48 इंटू 10⁻23 kg। तो यही हमारा मंगल ग्रह का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। कह रहा है कि यह मानते हुए कि पृथ्वी तथा मंगल सूर्य के परितः वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं तथा मंगल की कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या की 1.52 गुनी है, तो मंगल वर्ष की अवधि दिनों में क्या होगी। तो पृथ्वी से तुलना किया तो पृथ्वी की त्रिज्या की 1.52 गुनी त्रिज्या है मंगल ग्रह की,
तो कह रहा है पृथ्वी का जो वर्ष है 365 पॉइंट कुछ दिन होता है। तो कह रहा है इस हिसाब से मंगल ग्रह में कितना वर्ष का, मतलब कितना वर्ष का अवधि होगी दिनों की, वर्ष में कितने दिन होंगे, ये हमको बताना है। तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपलर के आवर्तकालों के नियम का उपयोग करेंगे। तो पता है हमें कि T इज प्रोपोर्शनल टू r³ है। मंगल ग्रह के लिए Rm लिख देंगे, पृथ्वी के लिए Re लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए वही किया हमने, जो ये फार्मूला था ये तो कांस्टेंट है, इसको 4 पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और द्रव्यमान भी मंगल और पृथ्वी ग्रह के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो हम T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ कर सकते हैं। तो यहाँ वही किया, तो T² m/T² हो जाएगा बराबर r³ ms/re s²। अब इसमें सारी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए RMS एवं RES क्रमशः मंगल सूर्य तथा पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरियां हैं। तो ये MS का मतलब मंगल और सूर्य सन, और यहाँ पर ES का मतलब अर्थ और सन। तो इसको ध्यान देना कि मंगल और सूर्य के बीच की दूरी है, और पृथ्वी में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी है। यानी सूर्य के चारों ओर चूंकि ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो सूर्य से दूरी ली जाएगी, इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए Tm = अब ये पृथ्वी और सूरज के बीच RE ये जो तुलना की गई है तो 1.52 गुनी है। तो 1.5 का 1.52 की पावर 3/2 हो जाएगा, और जो ये T इधर से आएगा ये अर्थ वाला, तो T पृथ्वी में 365 दिन माना जाता है। एक वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं, थोड़ा बहुत घंटों को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 365 लिख दिया, 365, और यहाँ स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको क्यूब की जगह 3/2 डायरेक्ट लिखा है। इसको सॉल्व किया तो आ गया 684 दिन। तो वही कह रहा है कि ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि बुध, मंगल तथा प्लेटो के अतिरिक्त सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग वृत्ताकार हैं। तो बुध, मंगल तथा प्लेटो के अतिरिक्त सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग वृत्ताकार हैं। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी के अर्ध लघु अक्ष तथा अर्ध दीर्घ अक्ष का अनुपात b/a बराबर 0.99986 है, यानी लगभग 1 के बराबर है। तो दीर्घ और लघु का अनुपात 0.99986 के आसपास है, यानी लगभग 1 के बराबर है। यानी दीर्घ और लघु दोनों लगभग बराबर हैं। यानी कहने का मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा आता है। ये देखिए उदाहरण की जगह उत्तर लिख गया है, इसको सुधार लीजिएगा। कह रहा है पृथ्वी को तोलना आपको निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। जी की वैल्यू दे दी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या RE दे दी है 6.37 × 10⁶ मीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दी गई है R बराबर 3.84 × 10⁸ मीटर। पृथ्वी के परितः चंद्रमा के परिक्रमण काल का आवर्तकाल 27.3 दिन है। यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा 27.3 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। तो कह रहा है दो भिन्न विधियों द्वारा पृथ्वी का द्रव्यमान प्राप्त कीजिए। तो अब हमें पृथ्वी का द्रव्यमान प्राप्त करना है दो अलग अलग विधियों द्वारा। तो समीकरण 7.12 से देखें अगर, तो GME बराबर GRE², क्योंकि स्मॉल g बराबर GME/RE² होता है। तो उसी से पृथ्वी का द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पर g की वैल्यू 9.81 × 10⁻9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 × 10⁻6 का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 हमको पता है। वैल्यू रखिए, सॉल्व किया तो आ गया 5.97 × 10⁻24 kg। ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। अब अगर दूसरी विधि से निकालें तो कैपलर के नियम से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए
चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। केपलर के आवर्तकालों के नियम की व्युत्पत्ति में समीकरण 7.38 देखिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो t² बराबर 4π² अपॉन GME इंटू r³। तो ये इतना कांस्टेंट था, यानी t² प्रोपोर्शनल टू r³। यही केपलर का आवर्तकाल का नियम था। तो इस हिसाब से यमी हमारा आ जाएगा 4π² r³ अपॉन GT²। यहाँ पर 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 3.14 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू आर हमको दिया है 3.84 का होल क्यूब इंटू 10⁻24 क्योंकि 8 है, क्यूब करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये हमको दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा r³ की जगह देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दी गई है r बराबर 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी रखेंगे, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें मंगल ग्रह और पृथ्वी दोनों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, इसलिए सूर्य से दूरी ली गई थी। इस बात को ध्यान देना है कि दूरी कहाँ से लेना है। अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है उसको लिया, अपान जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू आवर्तकाल, यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 27.3 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। इसको हमने पूरा उसमें बदल लिया है सेकंड में। 27.3 दिन, तो दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 का गुणा किया, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट का गुणा किया 60 का, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो फिर 60 का गुणा किया। इस प्रकार से हमने दिन को सेकंड में बदल लिया। को सॉल्व किया तो आ गया 6.02 इंटू 10⁻24 kg। अब देखिए इस वाले आंसर में इस वाले आंसर में बहुत कम डिफरेंस है। इसका मतलब हमने जो फार्मूले यूज किए हैं उनमें कुछ न कुछ सत्यता है। तो दोनों विधियों द्वारा लगभग समान उत्तर प्राप्त होते हैं, जिनमें 1% से भी कम का अंतर है। ये चीज निकल के सामने आई। अब अगला उदाहरण आ जाता है। कह रहा है उदाहरण 7.7 कह रहा है समीकरण 7.38 में, जिसका ये फार्मूला है, जहाँ तक हाँ यही फार्मूला है। कह रहा है समीकरण 7.38 में स्थिरांक k को दिनों तथा किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। k बराबर 10⁻13 सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर -3 है। तो ये जो k है ये 4π² अपॉन GME, ये k की जगह रखा जाता है। कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी से 3.84 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा के परिक्रमण के आवर्तकाल को दिनों में व्यक्त कीजिए। तो दोनों आंसर हम लोग दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमको दे दिया है k बराबर 10⁻13 सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर -3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फार्मूला है ये वैल्यू रखेंगे, ये फार्मूला, तो ये पूरा इतना ये इतना हमारा k है। तो k की जगह हमने यहाँ पर रखा ये, तो यहाँ पर k की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर देखिए r² है, यहाँ पर अरे r³ है, यहाँ पर सीधा देख लीजिए t² = k r + h का होल क्यूब, जहाँ k बराबर 4π² अपॉन GME है। तो उसी को यहाँ पर जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये वाला, तो यहाँ पर देखिए जो k की वैल्यू है ये सेकंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब में है। तो इसको किलोमीटर में बदला है, तो 1/1000 का भाग दे के क्यूब किया है। और यहाँ पर जो हमारा
सेकंड है इसको दिन में बदला है। तो अगर दिन को सेकंड में बदलना हो तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 गुणे घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 गुणे एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो गुणे 60 करते हैं। और अगर दिन को सेकंड की बजाय सेकंड को दिन में बदलना है तो इसी का उल्टा कर देंगे, तो 1/24 इंटू 60 का होल स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर किया है, और यहाँ पर क्यूब में है तो -3 है, तो नीचे जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो 1/1000 किया है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो चूंकि किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो 1/, में लिखेंगे तो छोटा प्राप्त होगा। तो इस तरह करके दिन और किलोमीटर में बदला है। तो ये आ गई के की वैल्यू हमारी 1.33 इंटू 10⁻14 डी स्क्वायर किलोमीटर की पावर -3। आप देखिए कह रहा है कि समीकरणों 7.38 तथा के लिए इन मान का उपयोग करने पर चंद्रमा के परिक्रमण काल का आवर्त काल यानी टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये टी स्क्वायर, ये पूरी के की वैल्यू है और ये आर क्यूब अलग है। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर बराबर ये के की वैल्यू पूरी रखा और आर क्यूब की जगह 3.84 इंटू 10�5 लिखा, क्योंकि यही चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, और उसका क्यूब कर दिया। तो ये आ गया टी बराबर 27.3 दिन। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि ध्यान दीजिए, यदि हम RE + H को दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष ए द्वारा प्रतिस्थापित करें तो समीकरण 7.38 को दीर्घवृत्तीय कक्षाओं पर भी लागू किया जा सकता है। तब पृथ्वी इस दीर्घवृत्त की एक नाभि पर होगी। तो कह रहा है कि अगर हम R की जगह RE + H यूज करें और ये माने कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल मोशन कर रहा है, तो बड़ी त्रिज्या को रखेंगे तो RE + H रखेंगे। तो वही कह रहा है कि दीर्घवृत्तीय कक्षाओं पर भी लागू किया जा सकता है अगर हम रखें तो, तब पृथ्वी इस दीर्घवृत्त की एक नाभि पर होगी। तो जैसे हमने पीछे देखा था कि इस तरह बनाया था दीर्घवृत्त और सूरज एक नाभि पर होता था, तो इसी प्रकार हम चंद्रमा को बनाएंगे, अब पृथ्वी को इस एक वो मानेंगे, इस प्रकार से दो वो हो जाएंगे। ये दीर्घवृत्त रेखा हो जाएगी बड़ी वाली या छोटी वाली। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहीं हम पृथ्वी को मानेंगे और चंद्रमा को इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला मानेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग इसे फिर से लागू कर पाएंगे। अब आगे आ जाता है कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं था।